आइए मार्केट मास्टर्स में आज हमारे साथ स्पार्क कैपिटल के डिप्टी एमडी और सीआईओ इक्विटी एनडीपीएमएस देवांग मेहता जी शो में शामिल हो चुके हैं। देवांग मेहता सर के साथ हम इंटरव्यू की शुरुआत करें तो उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। सर करंटली डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इक्विटी हैं स्पार्क में, और इससे पहले सर के पास बहुत गहरा अनुभव है सेंट्रम वेल्थ, बीएनपी पारिबा वेल्थ मैनेजमेंट, आनराठी सिक्योरिटीज़ के साथ काम करने का। 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ सर इक्विटी एडवाइजरी, इक्विटी रिसर्च, इक्विटी सेल्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक जाना माना नाम है। एल्यूमिनस है सर जेबीआईएमएस के, जहां से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टडीज फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। देवांग सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर आज इस मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सर सबसे पहले तो शुरुआत द किंग ऑफ ऑल डील्स कह लीजिए, फादर ऑफ ऑल डील्स कह लीजिए, उससे ही हम करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक तलवार 1 साल से हमारे सर के ऊपर लटकी हुई थी। फाइनली अब हमने देखा कि अनाउंसमेंट हो गया, फाइन प्रिंट्स भी आ गए। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये डील आपको कैसी लगी मार्केट के लिए, और कितनी पॉजिटिव, कितनी नेगेटिव या न्यूट्रल? Thank you, Neha, for such a kind introduction. और it's always a pleasure to be on Z Business. Yes, बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपने सबसे पहला जो सवाल पूछा, आई थिंक ये काफी पॉजिटिविटी लेके आई है मार्केट में। मार्केट 3 चीजों पे काम करता है जो मैं हमेशा कहता हूँ। एक हो गया आपका सेंटिमेंट, एक हो गया आपका फंडामेंटल्स, और एक हो गया लिक्विडिटी। तो सेंटिमेंट काफी हद तक सुधरा है। नेहा, अगर हम लास्ट 20-25 दिन खाली स्पेसिफिकली देखें कि मार्केट ने क्या देखा है, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों। तो नेगेटिव्स में आप हमने देखा है कि किस तरह से पहले यूएस यूरान की जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे थे। हमने देखा कि सिल्वर गोल्ड पे जिस तरह की वॉलेटिलिटी आई, ऊपर भी गया, जोर से नीचे आया। हमने देखा क्रूड वॉलेटाइल हो गया था। हमने रुपी को राउट होते हुए देखा, राइट। रुपी 92 के स्तर पे चला गया था, 92 के स्तर पे चला गया था। ये जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है, साथ साथ में हमने यूएस एफटीए, जो हम ट्रेड एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, फादर ऑफ ऑल डील्स, हमने मदर ऑफ ऑल डील्स भी देखा जो ईयू का एफटीए था। आई थिंक इतनी सारी चीजें देखी। हमने यूनियन बजट देख लिया, राइट। यूनियन बजट को पहले दिन बोलने में आया कि ये बजट ठीक नहीं है, सेकंड डे सबने ठीक बोला, और नेक्स्ट डे आई थिंक ये ट्रेड डील भी हो गई। सो आई थिंक इतनी सारी वॉलेटिलिटी के साथ साथ नंबर्स भी आ रहे हैं, मार्केट ने ये सबको डाइजेस्ट कर दिया है। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से अभी मार्केट ब्रेथ सुधरा है, जिस तरह से अर्निंग्स आए, मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, राइट। सो अर्निंग्स और कैश फ्लोज और कमेंट्री काफी सुधरी है। तो मुझे लग रहा है यस, किसी ने लास्ट 3-4-6 महीने की वॉलेटिलिटी को अगर एक्सपीरियंस किया हो और वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बनाया हो रादर देन अपना दुश्मन, तो आई थिंक वो एक अच्छा उनका पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ होगा। जिन्होंने होल्ड भी किया है, आई थिंक उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक अवसर है, जहाँ पे सेंटिमेंट भी सुधरा है, मैक्रो सुधर रहे, माइक्रो सुधर रहे, और आई थिंक लिक्विडिटी भी आने वाले दिनों में पूरे संभावना है कि एफआईआईज भी लौट के आ सकते हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। माई सेंस दैट यस, ये डील को मैं बहुत पॉजिटिव तरह से देखता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा ओवरहैंग था ऑलमोस्ट लास्ट 10-12 महीने से मार्केट पे। बिल्कुल। तो ये कुछ व्यू बन रहा है ट्रेड डील को लेकर, और हम देखेंगे कि यहाँ से लिक्विडिटी में अभी सुधार देखने को मिलेगा आने वाले समय में। देवांग सर, गुड मॉर्निंग, पूजा दिस साइड। सर एफआईआईएस पर ही मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में अब डीआईआईएस का जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है, हो चुकी है अब एफआईआईएस के मुकाबले। अगर हम देखेंगे तो हाल फिलहाल में हमने बड़ी बिकवाली भी देखी थी उनकी तरफ से। तो जैसा कि आपका कहना है कि अब आने वाले समय में उनकी तरफ से भी फ्लोज दिखेंगे, तो क्या एफआईआईएस अभी भी कुछ बड़े ट्रिगर्स का वेट कर रहे हैं भारतीय बाजारों में पूरी तरह से अपनी एग्जिट रोकने के लिए? क्या व्यू बन रहा है आपको उस पर? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि विदेशी संस्थागत निवेशक कब बाजार में आएंगे और फुल फ्लेज तरीके से लौटेंगे। आपने देखा है कि डोमेस्टिक जिस तरह से लास्ट 4-5 साल में एक रेवोल्यूशन होके आया है, पोस्ट कोविड हमने देखा है कि हर साल डोमेस्टिक का जिस तरह का फ्लो रहा है मार्केट में, और एसआईपीज देखिए या डायरेक्ट इक्विटीज के जरिए जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में, वो काफी स्ट्रांग रहा है। एफआईआईज का यस आना जाना रहा है, एकदम कंसिस्टेंटली उनके इन्फ्लोज नहीं रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, तो आपने बिल्कुल एक सही सवाल पूछा कि एफआईआईज इंडिया में क्यों नहीं आ रहे। आई थिंक क्लियरली उनके लिए इंडिया एक मार्केट है और उनके पास बहुत चॉइसेस थी पास्ट में, और आज भी चॉइसेस है। तो लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो, डोमेस्टिक मार्केट और इमर्जिंग मार्केट, ये दोनों की अगर बास्केट्स देखें तो इंडिया हैज बीन अ बिग अंडर परफॉर्मर। 2025 की बात करें तो इंडिया के सेंसेक्स निफ्टी ने सिर्फ 8 या 9% की रैली दिखाई है, जबकि कोरियन मार्केट जो 70-80% बढ़ा है, चाइनीज मार्केट जो 25% बढ़ा है, अगर आप यूएस और डेवलप मार्केट्स की बात करें तो एवरेज 20-25%
वहां पे भी इनको रिटर्न्स मिले हैं। और इंडिया में जैसे अर्निंग्स अच्छे हैं, बाहर की बाजारों या बाहर की इकोनॉमीज में भी वहां पे भी सुधार आया है और वहां भी अर्निंग्स अच्छे हैं। तो नेचुरली उनके लिए चॉइसेस बहुत ज्यादा है कि इंडिया में आए, कि चाइना जाए, कि वियतनाम जाए, ताइवान जाए, कहाँ कितना एलोकेशन करे। बट जिस तरह के अर्निंग्स इंडिया में आए हैं, जिस तरह का टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन और वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है मार्केट में, मुझे ये लग रहा है ये तीनों को कंसीडर करते करते आज हम बहुत सस्ते नहीं है अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो, लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसे वैल्यूएशन जोन में आ गए, हमारा मीन रिवर्जन हो गया है और अर्निंग्स भी अच्छे आने शुरू हो गए। तो मेरे हिसाब से एफआईआईज देखेंगे कि इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिकली हम स्ट्रांग है, हम कंज्यूमिंग नेशन है, हमारे उधर अभी कैपेक्स भी धीरे धीरे गवर्नमेंट 3-4 साल से बहुत स्ट्रांग कैपेक्स कर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ आने लगा है। आपने अगर एसबीआई की कमेंट्री सुनी हो तो मेरे हिसाब से सब फैक्टर्स ऐसे बनते जा रहे हैं कि इट्स अ कंपेलिंग स्टोरी कि विदेशी संस्थागत निवेशक सूनर देन लेटर आएंगे। सर, अर्निंग्स की भी आपने बात की। अर्निंग्स में किस तरह का कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको? कोई पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पर, कोई पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ से कॉन्फिडेंस मिल रहा है अर्निंग्स का? अर्निंग के लिहाज से अगर देखें तो कहाँ कहाँ, किन किन सेक्टर पर, किन किन स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे? आई थिंक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि कहाँ पे ये अर्निंग्स अच्छे आएंगे और कौन सी कंपनीज और कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे। ये अगर आप देखें तो ओवरऑल मैं अगर मार्केट की बात करूं तो 1,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप में जितनी कंपनी के नंबर्स आए, रफली हम एनालाइज कर रहे थे कि वहां पे आपका जो पैट ग्रोथ है वो रफली 19-20% से बड़ा है। अभी इसमें नेचुरली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अगर क्लासिफिकेशन करने जाए तो लार्ज कैप स्पेस में आपका आपका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो रफली 12 से 14% रहा है, मिड कैप में रफली 18% रहा है और स्मॉल कैप में ये तो 20-25 के बीच में कहीं रहा है अगर मैं सेगमेंटेशन करने जाऊं मार्केट कैप वाइज। अगर मैं अर्निंग्स के पॉकेट्स की बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि जो कैपिटल गुड्स टाइप कंपनीज है, मोस्टली अगर आप देखें तो सीमेंट टाइप की कंपनीज है, कुछ कंपनीज जो केबल्स वायर्स में है या इस तरह के स्पेस में है, जहां पे खर्चा काफी बढ़ रहा है, कैपेक्स हो रहा है, गवर्नमेंट का कैपेक्स आ रहा है। इनफैक्ट आप कुछ डिफेंस, कुछ रेलवेज की कंपनीज भी देखें तो मोस्टली ये कंपनीज के नंबर अच्छे आए हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज के नंबर अच्छे आए। अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी कुछ कुछ कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए। काफी कंपनी ने अपना कैपेक्स किया था लेकिन वो कैपेक्स आज रंग लाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप देखें तो कंजम्पशन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल ब्रैकेट देखूं तो अच्छे नंबर्स थे। बैंक्स में मिले जुले थे, पीएसयू बैंक के नंबर अच्छे थे, प्राइवेट बैंक्स के मैं थोड़ा न्यूट्रल नंबर्स कहूंगा। आईटी में डेफिनेटली नंबर कोई ग्रेट नहीं थे, लेकिन ऑलरेडी लोग जानते हैं कि आईटी थोड़ा कमजोर सेगमेंट के थ्रू जा रहा था। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज अगर आप देखें या आप एक्सचेंजेस देखें तो इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल फाइनेंशियलाइजेशन स्पेस अगर आप देखें, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन देखें और कैपिटल गुड्स रिलेटेड, कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज देखें, इन इन सब के नतीजे मोस्टली अच्छे आए। जिनके नतीजे थोड़े ओके थे वहां कमेंट्री काफी बुलिश रही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ये अर्निंग सीजन को मोस्टली पॉजिटिवली ले रहा है, ये एक संदेह आ रहा है। ऑलराइट। देवांग सर, अब बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए क्या रहेगा? जब इतनी बड़ी इवेंट्स निकल जाती हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के सामने अब कोई बड़ा चैलेंज है नहीं। अब कौन से बड़े ट्रिगर का इंतजार मार्केट को रहेगा? और अगर निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो रिफर्बिश करना है या फिर किसी को नए निवेश की शुरुआत करनी है तो वो क्या तरीका होगा? कोई फंड्स ऐसे हैं जहां पर खास ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं आपको ये कहूंगा कि क्लैरिटी काफी हद तक आ चुकी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मार्केट आपको सरप्राइज करता रहता है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, जो मैंने पहले भी कहा, जो वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट, व्हाट मार्केट हेट्स इज अनसर्टेनिटी। तो काफी हद तक अनसर्टेनिटी चली गई है, लेकिन वॉलेटिलिटी इसलिए रहेगी क्योंकि हम ग्लोबली लिंक्ड है। कोई भी ये कहे कि हम ग्लोबल लिंकेजेस नहीं है हमारे, तो वो गलत बात है, क्योंकि ग्लोबली अगर कुछ तकलीफ होती है तो इंडिया को भी नेचुरली उसका एक तकलीफ भुगतना पड़ता है। बट साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि अभी क्या फॉलो करना है, तो नेचुरली आपको कौन सी कंपनी अर्निंग्स अच्छे बना रही है, कौन सी कंपनी का कमेंट्री अच्छा है, कौन सी कंपनी का बिजनेस मॉडल रोबस्ट है और कहां पे कैश फ्लोस। सी मैं ये हमेशा कहता हूं कि कैश फ्लोस देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी या आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, 1 रुपया अगर आपका जाके इंक्रीमेंटल कैपिटल कमाता है, उस पर आरओई कमाता है, वो देखना जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि ये समय ऐसा है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जाके वापस रिफ्लेक्ट कर सकते हो, जिनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, कि कौन सी कंपनीज और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ अच्छा नहीं करेंगे नेक्स्ट 3-5 साल के लिए, और कौन से थीम्स और सेक्टर्स हैं जो अच्छा करेंगे, जो पास्ट में मैंने बताया कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अच्छा करेगा, बीएफएसआई कंपनीज अच्छा करेंगी और कैपिटल गुड्स और कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज भी अच्छा करेगी। आपको ये देखना है। ग्लोबल लिंकेजेस मेरे हिसाब से आईटी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, ये भी डिसेंट कर सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आपको
वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो उनसे थोड़ा सा आप दूर रह सकते हैं। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि इंपॉर्टेंटली आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स भरे जो या ऐसी बिजनेसेस बाय करें जो आपको नेक्स्ट 3-4 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और मल्टीप्लिकेशन की जर्नी में हेल्प करे, रादर देन सिर्फ ईयर से या ये यहाँ पे ये होने वाला है, ऐसे ट्रिगर्स की राह ना देखें। प्योरली ऑन द फंडामेंटल बेसिस आपको इस तरह की कंपनीज बाय करनी है। आपने बहुत अच्छी बात कही और इनफैक्ट आपने जैसे मेंशन किया कि आप अर्निंग्स पे फोकस करके चलना चाहिए। मुझे बताइए सर, साल 2023-24 इन पर्टिकुलर जो मिड और स्मॉल कैप में हमने देखा था, वो दिग्गजों का मुंह नहीं देख रहे थे, वो अपनी ही स्ट्रेंथ के दम पर चल रहे थे। वो वाला फेज या वो वाले अच्छे दिन स्मॉल मिड कैप के कब आते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा इसमें ये कहता हूँ, एक आपको सिंपल एनालिसिस बताऊंगा नेहा। इंडिया में रफली 450 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और उसमें केवल 5 कंपनियां हैं जो 10 लाख करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप में है। 5 से 10 लाख करोड़ के बीच में 9 कंपनियां हैं और 1 से 5 लाख करोड़ के बीच में 82 कंपनीज है। 1 लाख करोड़ के नीचे अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज, एनएसई पे रफली 2000 कंपनीज होगी और बीएसई पे लगभग 4700 कंपनीज होगी। अब ये सब में सबके अंदर क्या सब बाय करना है? बिल्कुल नहीं। ग्रेट, गुड, ग्रूसम कंपनी, सब तरह की कंपनीज होती है, लेकिन हमको ग्रेट और गुड चुननी है। 1 लाख करोड़ के नीचे का मार्केट कैप में इंडिया में एक अच्छा स्पेस है जहां पे आपको रिलेटिवली एक लार्ज साइज कंपनीज भी मिलेगी, मिड कैप भी मिलेगी और काफी स्मॉल कैप्स भी मिलेगी। तो नेचुरली आपको ये देखना है कि मिड और स्मॉल कैप में इतना आपको अपना एक टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा कि मिड और स्मॉल में फॉल बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप निफ्टी अगर देखें तो लास्ट 1.5 साल में वहीं का वहीं रहा है, बट अगर आप ये देखें कि मिड और स्मॉल में मीडियन फॉल ये 29% था, लास्ट कुछ दिन की रिकवरी के बाद मीडियन फॉल 24% पे आ गया है। बट आपको ये देखना है कि अगर आपका रिस्क एपिटाइट आपको अलाउ करता है कि शॉर्ट टर्म ड्रॉडाउन्स अगर आप देख सकते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नेचुरली आपका अगर 5 साल 3 साल का होराइजन है तो मिड और स्मॉल में ज्यादा होगा। वहां अर्निंग्स के पॉकेट्स भी है। काफी कंपनी ने अपने आप को डिलेवरेज किया है, काफी कंपनी ने अपने आप को लीन बैलेंस शीट और क्लीन बैलेंस शीट करी है और यहाँ पे लग रहा है कि बट सिलेक्टिवली आपको मैं ये नहीं कहूंगा पूरा स्पेस देखना है, सिलेक्टिवली यहाँ पे अच्छी फंडामेंटली गुड कंपनीज बाय करनी है। तो ये बात आपने सही कही कि अभी भी वो फेस नहीं आया जहां पर आप ब्लाइंड बाइंग, बकेट बाइंग करके चले। आपको अभी भी सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, कुछ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स डालिए और एक पैरामीटर जो हो सकता है इन स्टॉक्स को चुनने का वो है नतीजे भी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की कमेंट्री भी निकल कर आ रही है, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। उस लिहाज से आपको थोड़ा सा यहाँ पर छान के ही स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने होंगे और ऐसा नहीं है कि मिड और स्मॉल कैप पूरी तरह से आपको इससे वंचित रखेंगे। इसमें भी कुछ ऐसे शेयर हैं जो 3 से 5 साल के लिहाज से आपको निवेश पर बेहतर रिटर्न का मौका देंगे। देवांग सर, थैंक यू सो मच, आज समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बेहतरीन इंसाइट आपने मार्केट को लेकर, निवेश को लेकर रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।